नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। चिराग पासवान नेता नहीं अभिनेता है। चिराग पासवान की सभाओं में भाड़े की भीड़ बुलाई जाती है, पैसा देकर लोगों को बुलाया जाता है। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। चिराग पासवान के विरोधी लगातार यह इल्जाम लगाते हैं। हम यह कह रहे हैं कि वैसे इल्जाम लगाने वाले लोगों को यह भीड़ देखनी चाहिए, यह भीड़ का उत्साह देखना चाहिए। सबसे पहले आप यह भीड़ देखिए। चिराग पासवान पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के बलिया। चिराग पासवान की जो छवि बनते जा रही है बिहार से लेकर के बिहार के बाहर तक, देश स्तर पर जो इनकी छवि बनते जा रही है, एक राष्ट्रीय नेता के रूप में चिराग पासवान की पहचान बनते जा रही है। जहां भी जाते हैं उनकी सभाओं में हजारों की संख्या में भीड़ आती है और खास करके युवा वर्ग चिराग पासवान पर युवा वर्ग का एक विश्वास जगते जा रहा है कि चिराग पासवान कुछ ऐसा कर सकते हैं जो अभी तक नहीं हुआ। युवाओं के लिए, बिहार के कल्याण के लिए चिराग कुछ कर सकते हैं। ऐसा युवाओं में एक तस्वीर बनी है चिराग पासवान को लेकर के। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। चिराग पासवान आज पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में। गंगा बहुउद्देशीय सभागार में चिराग पासवान पहुंचे। पासवान पासी सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने, ये आपको अभी सुनाते हैं। और सुनने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें और खबरों के लिए लगातार हमारे साथ बने रहें। आप सुनिए क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने उत्तर प्रदेश के बलिया। आज आप लोगों के बीच मैं सिर्फ और सिर्फ आपका भाई, आपका बेटा, आपका भतीजा, आपके घर के परिवार का सदस्य बनकर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का आशीर्वाद। आप सबसे मेरा परिचय मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने हमेशा एक परिवार के नाते करवाया। आज जब मेरे नेता, मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है, उनकी कमी को कभी कोई पूरा नहीं कर सकता। पर आज उनकी गैर मौजूदगी में सिर्फ ये विश्वास आप सबको दिलाने आया हूं कि जिस तरीके से मेरे नेता, मेरे पिता अपने घर परिवार के लोगों की हर समस्या, हर तकलीफ में बढ़ चढ़कर सबसे पहले आगे खड़े रहते थे, इसी तरीके से चिराग पासवान भी हर विपरीत परिस्थिति में सबसे पहले आप लोगों के साथ खड़ा है। मेरे लिए आज एक गर्व की बात है कि जहां मेरे पिता आज इस दुनिया में नहीं है, पर आज जब मैं इस मंच पर मौजूद हूं, यकीनन उनकी कमी खलती है, उनकी कई यादें दिमाग में कौनती हैं। पर आज मेरे पिता तुल्य, मेरे अभिभावक तुल्य, जिनको मेरे नेता, मेरे पिता ने अपना छोटा भाई माना, जिनके साथ मेरे पिता का सिर्फ संसदीय जीवन का ही संबंध नहीं था बल्कि पारिवारिक संबंध था, और वही पारिवारिक संबंध उन्होंने मेरे नेता, मेरे पिता के जाने के बाद भी निभाया। और मेरे पिता की गैर मौजूदगी में हमेशा एक अभिभावक के तौर पर वो मेरा मार्गदर्शन देते रहे। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली बजाकर आप सब वीरेंद्र सिंह बख्शी एक बार स्वागत करें यहाँ पर, जिन्होंने हर विपरीत परिस्थिति में मजबूती से न सिर्फ मेरा साथ दिया बल्कि समय समय पर मेरा मार्गदर्शन भी ये करते रहे। आज जब यहाँ आप लोगों के बीच आया, मुझे वो बातें याद आती हैं जो मेरे नेता, मेरे पिता हमेशा मुझे कहा करते थे। उन्होंने हमेशा ये बातें कही कि चाहे कुछ भी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी गठबंधन, हमेशा अपने विचारों पर, अपने सिद्धांतों पर चलना जरूरी है। समाज में एक व्यक्ति की पहचान
सिर्फ और सिर्फ उसके विचार से होती है। और जो व्यक्ति अपने विचारों से समझौता करता है वो व्यक्ति कभी भी अपने समाज का, अपने प्रदेश का, अपने देश का नेतृत्व नहीं कर सकता। इसीलिए विचारों से कभी समझौता। मेरे नेता के निधन के बाद मेरे सामने ऐसी ही परिस्थिति आई जहां कई बार मुझे मेरे विचारों से समझौता करने के लिए विवश किया गया। 2020 में मेरे प्रदेश बिहार में चुनाव हो रहे थे। उस वक्त भी मेरे ऊपर यह दबाव था कि मैं अपने विचारों, अपने सिद्धांतों से समझौता कर एक ऐसे व्यक्ति के साथ उनका समर्थन करूं जिनके विचारों से मैं सहमत हूं। मेरे प्रदेश के वो बदहाली की कगार पर लेकर जाने के लिए अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है तो वो मेरे प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी। 2020 में अकेले मैंने चुनाव लड़ना पसंद किया, पर कभी भी अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने मैंने कोई समझौता नहीं किया। ये वही बातें हैं जो मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी सिखाते हैं। अगर मुझे सत्ता का लालच होता, सत्ता का सुख होता तो मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ समझौता करता। आज मैं केंद्र सरकार में मंत्री होता, मेरी पार्टी के कई विधायक बिहार सरकार में मंत्री होते। पर अगर मैं ये समझौता कर लेता तो उम्र भर कभी भी अपने नेता, अपने पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की तस्वीर पर कभी पुष्पांजलि अर्पित नहीं कर पाता, कभी मैं उनसे ये उदाहरण देने का एकमात्र लक्ष्य है सब। ये सिर्फ इस बात को बताने के लिए कि ना मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने ना कभी समझौता किया था, ना चिराग पासवान कभी भी किसी भी विपरीत परिस्थिति में कोई भी गलत समझौता ना अपने लिए करेगा, ना अपने समाज के लिए करेगा, ना अपने देश के लिए करेगा। कोई ऐसा समझौता जो हम लोगों को गलत दृष्टि में दिखाए। समाज के हक की लड़ाई जो मेरे नेता ने शुरू, जिसका खूबसूरत उदाहरण आदरणीय वीरेंद्र जी ने दिया कि सामाजिक न्याय का ये पहिया, इसको और मजबूती देने की जरूरत है। आज भी आजादी के 75 साल के बाद भी समय समय पर ऐसे उदाहरण आते हैं जहां पे समाज में भेदभाव जाति के आधार पर किया जाता है। आज भी कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं और देश के अलग अलग कोने में ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां अन्याय जाति के आधार पर होता है, संप्रदाय के आधार पर होता है। मैं हर संभव प्रयास करता हूं। कुछ दिनों पहले कौशाम्बी में एक घटना घटी थी। न सिर्फ मैंने वहां पर जाने का काम किया जहां पर हमारे ही परिवार से, पासी समाज से आने वाले 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। न सिर्फ वहां जाने का काम किया बल्कि मुख्यमंत्री से उन्होंने पूरा विश्वास दिया। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने पूरा विश्वास दिया कि न सिर्फ परिवार को उचित न्याय मिलेगा बल्कि उनके परिवार के सदस्य को जितनी सहायता मुहैया हो सकती है वो भी करवाई जाएगी। और आज उस परिवार को न सिर्फ मुआवजा मिला बल्कि उस परिवार को आज मासिक पेंशन भी शुरू की गई है। और जिस तरीके से धरपकड़ उन अपराधियों की हो रही है, ये विश्वास को बढ़ाता है कि मौजूदा उत्तर प्रदेश में जो हम लोग की सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, जिसका नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, ये सरकार कम से कम हमारे अधिकारों के संरक्षण का काम करेगी, हम लोगों के हक अधिकारों को दिलवाने का काम करेगी। आज साथियों, जब यहाँ आप लोगों के बीच आया हूं, सिर्फ आप लोगों को ये विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं कि जो लड़ाई मेरे नेता ने शुरू की थी और उनका जो सपना अभी भी अधूरा है, उनका सपना था कि समाज का हर एक वंचित वर्ग मुख्य धारा के साथ जुड़े। जब तक पंक्ति पे अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति मुख्य धारा से नहीं जुड़ेगा, तब तक हम लोग एक विकसित राज्य, एक विकसित देश की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। और इसी सोच को, उनके इसी सपने को
पूरा करने के उत्तरदायित्व के साथ बने। पासवान जी का खून, उन्हीं के संस्कार है मुझ में और उन्हीं के अधूरे सपने को पूरा करने की सोच के साथ देखा। मेरे नेता ने इस लड़ाई को उस दौर में शुरू किया था जिस दौर में शायद समाज के वंचित वर्ग के लोगों को कोई पूछता भी नहीं था। पराकाष्ठा इस भेदभाव की इस कदर इस हद तक थी कि आजादी के दशकों के बाद भी हम सब के नेता ने जिसको अपना नेता माना, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जिनका नाम लेते आज अलग अलग राजनीतिक दल थकते नहीं है, जिनके नाम को बुलाते ये लोग थकते नहीं है। एक दौर ऐसा भी था जब भारत की संसद जिस संविधान के आधार पर चलती है, उस संसद में हमारे नेता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की एक तस्वीर तक भारत की उस संसद में नहीं थी। सोचिए, आज एक दूसरी बार का सांसद होने के नाते मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि जिनके बनाए हुए संविधान के आधार पर भारत की संसद चलती है, जिस संविधान पे माथा टेककर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश में विकास के कार्यों को गति देने का, गरीब जन कल्याण योजना को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, एक लंबे समय तक उनकी एक तस्वीर तक भारत की संसद में नहीं थी, बल्कि कई राजनीतिक दल के एक ही परिवार के दो दो तीन तीन नेताओं की बड़ी बड़ी तस्वीरें भारत की संसद में लगी हुई थी। आज मुझे गर्व होता है कि उनकी डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की, आज मुझे गर्व होता है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का पहला तैल चित्र भारत की संसद में लगाने का काम मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा किया। वीपी सिंह जी की सरकार में जब वो श्रम एवं कल्याण मंत्री थे, उस वक्त न सिर्फ उन्होंने बाबा साहब के तैल चित्र को भारत की संसद में लगाने का काम किया, बल्कि उस वक्त उन्होंने, आज जब हम लोग गर्व से बोलते हैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, उनको भारत रत्न दिलवाने का काम भी हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा किया गया। साथियों, समय समय पर हमारे नेता ने हर वो संभव प्रयास किया जिससे गरीब वंचित वर्ग से आने वाले लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए। आज मेरे तमाम युवा साथी जो मोबाइल फोन से कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये फोन, ये मोबाइल फोन हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की दी। जब वो दूरसंचार मंत्री थे, उस वक्त हमारे नेता ने ये बयान दिया था और उस वक्त उनके बयान की भरपूर आलोचना हुई थी, क्योंकि वो दौर ऐसा था जब इनकमिंग कॉल पर भी जब किसी का फोन आता था मोबाइल पर, तो उस पर भी 16 रुपया 17 रुपया उसमें पैसा देना पड़ता था। उस वक्त हमारे नेता ने बोला था कि मैं एक ऐसे दिन का सपना देखता हूं जब हर रिक्शा वाला, हर ठेला वाला के हाथ में ये मोबाइल फोन होगा, बैगन के भाव ये मोबाइल फोन। और आज देखिए, उन्होंने अपने इस सपने को साकार करके दिखाया। मुझे याद है कोरोना के समय जब पूरा देश एक विपरीत परिस्थिति से गुजर रहा था, मेरे नेता का स्वास्थ्य उस वक्त ठीक नहीं था। अगर वो उस वक्त अपने स्वास्थ्य की चिंता करते तो संभवतः आज वो हम लोग के बीच जीवित होते, पर उस वक्त उन्होंने अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं की। उस वक्त उनको इस बात की चिंता थी कि कोरोना में यूपी बिहार से जो सैकड़ों हजारों की संख्या में जो लोग अपने गांव, अपने प्रदेश, मुंबई से, बेंगलुरु से पैदल चलकर आ रहे हैं, उन लोगों को राशन कैसे मिलेगा, उन लोगों को 2 वक्त की रोटी कैसे मिलेगी। उस वक्त हमारे नेता ने खाद्य मंत्रालय का विभाग उनके पास